अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। बंगाल का नतीजा ऐसा ही है। यकीन करना मुश्किल था, मगर सच यही है। बंगाल अब मोदी युग में प्रवेश कर चुका है। बंगाल अब मोदीमय हो चुका है। बंगाल जीतना मोदी के लिए एक सपने जैसा था। वो सपना जो मोदी के आने के बाद 16 में टूटा, 21 में टूटा, लेकिन 26 में साकार हो गया। 4 मई से पहले सिर्फ मोदी और शाह को यकीन था कि बंगाल का नतीजा चौंकाने वाला होगा, टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और नतीजे वाले दिन बीजेपी का ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी भी खुद मोदी ने ही की थी। मोदी ने कहा था कि नतीजों के बाद शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मोदी ने जो कहा वही हुआ। बंगाल में पहली बार कमल खिल ही गया। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती, वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। मोदी की बंगाल जीत के 5 फार्मूले हैं। नंबर 1, हिंदुओं का एक होना। नंबर 2, महिलाओं का एकजुट होना। नंबर 3, लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 4, मुस्लिम वोट में टूट। और नंबर 5, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के खिलाफ गुस्सा। ये मोदी पर बंगाल के भरोसे की जीत है। ये भय पर मोदी की विजय है। बंगाल के वर्डिक्ट ने मैसेज दे दिया है कि अब बंगाल में कानून का राज चलेगा। सिंडिकेट का काम तमाम होगा। गुंडे या तो अब घर में दुबक कर बैठेंगे या सरेंडर करेंगे। कट मनी के राज का द एंड होगा। सही मायनों में अब जाकर बंगाल को 74 साल में पहली बार आजादी मिलने वाली है। बंगाल ने आज तक मोदी का राज देखा ही नहीं है। बंगाल को पता ही नहीं था कि मोदी सरकार कैसे चलाते हैं। अंग यानी बिहार में बीजेपी लेड एनडीए की 17 साल से चली आ रही जीत वाली पार्टनरशिप है। कलिंग यानी ओडिशा में 24 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेडी को हराकर बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन बंग यानी बंगाल आते आते बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। 1982 में पहला बंगाल चुनाव लड़ने के 44 सालों के बाद बंगाल में कमल खिला। और अब बीजेपी ये कह सकती है कि उसका शासन गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। बंगाल की जीत ने इन शब्दों को भी चरितार्थ कर दिया है। जो जनसंघ 1951 में वजूद में आया, जिस जनसंघ के जन्मदाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आते आते 75 साल लग गए। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से
आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। 4 मई बंगाल में पहली बार आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। दीदी के हाथ से 15 साल पुरानी सत्ता निकल गई। मोदी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है। बंगाल के नतीजों ने आज ये बात भी शीशे की तरह साफ कर दी। 4 मई का फाइनल स्कोर कार्ड देख लीजिए। बंगाल में मोदी की सुनामी, बीजेपी की डबल सेंचुरी, 2/3 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी की विक्ट्री। असम में मोदी की सुनामी, बीजेपी की हैट्रिक। पुडुचेरी में मोदी मैजिक, एनडीए को बैक टू बैक 2 चुनाव में जीत। तमिलनाडु से स्टालिन साफ, केरल से लेफ्ट का काम तमाम। मोदी ने यहां भी बढ़ाया बीजेपी का ग्राफ। तमिलनाडु में 2021 के 2.62% वोट शेयर से इस बार 3.04% वोट शेयर, केरल में 2021 के 11.30% वोट शेयर से इस बार 11.56% वोट शेयर, यानी 5 राज्यों के नतीजों में कहने को स्कोर मोदी के फेवर में 3-2 हो, लेकिन बाकी 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में भी गेन मोदी ने ही किया है। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के नक्शे पर हर तरफ भगवा ही भगवा है।
देश की 78% जनसंख्या पर बीजेपी का राज है। देश के 72% क्षेत्रफल पर बीजेपी की सरकार है। उत्तर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, विरोधियों का ग्राफ घटा है। बंगाल तो बस इस कहानी का एक नया चैप्टर है और बीजेपी के इस बंगाल वाले चैप्टर के मेन कैरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं। असली धुरंधर मोदी ही हैं। मोदी ने बंगाल कैसे जीता, मोदी ने असंभव को संभव कैसे किया, दीदी के किले में सेंध कैसे लगाई, मोदी ने बंगाल में जीत वाले फॉर्मूले को कैसे क्रैक किया, सब बताएंगे आपको। मगर पहले कुछ फैक्ट्स देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि बंगाल में मोदी की जीत हिस्टोरिकल क्यों और कैसे है। 2006 के बंगाल चुनाव में 1.93% वोट शेयर, 2011 के चुनाव में 4.06% वोट शेयर, 2016 के चुनाव में 10.16% वोट शेयर, 2021 के चुनाव में 38.15% वोट शेयर और अब 2026 के चुनाव में 45.43% वोट शेयर। यानी बंगाल के इन 5 चुनाव का वोट शेयर पैटर्न बता रहा है कि बीजेपी जहां खाता खोलती है वहां जरूर आगे बढ़ती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। 0 सीट से पहले 3 सीट तक का सफर तय किया, फिर 3 से 77 पर पहुंची और आज उसी बंगाल में बीजेपी 2021 के 77 से 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बंगाल में आजादी के बाद से 1977 तक यानी 25 से 30 साल तक कांग्रेस का शासन देखा। 1977 से 2011 यानी 34 साल तक बंगाल ने लेफ्ट का शासन देखा। फिर 2011 से 2026 यानी 15 साल तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रही और हर बार बंगाल ने क्लियर मेजॉरिटी ही दी। 1977 में लेफ्ट फ्रंट को 231 सीट, 1982 में लेफ्ट फ्रंट को 238 सीट, 1987 में लेफ्ट फ्रंट को 251 सीट, 1991 में लेफ्ट फ्रंट को 245 सीट, 1996 में लेफ्ट फ्रंट को 203 सीट, 2001 में लेफ्ट फ्रंट को 199 सीट, 2006 में लेफ्ट फ्रंट को 235 सीट, फिर 2011 में टीएमसी का दौर आया। बंगाल ने दीदी को 238 सीटें दी, 2016 में टीएमसी को 211 सीटें दी, 2021 में 215 सीटें दी और इस बार यानी 2026 में भी बंगाल ने क्लियर मेजॉरिटी ही दी है। बीजेपी को 200 के पार पहुंचा दिया है। यानी बंगाल जब किसी को लाता है, किसी की सरकार बनाता है तो फुल मेजॉरिटी ही देता है और इस वर्डिक्ट ने यह संकेत भी साफ कर दिया है कि बंगाल का हिंदू अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। घुसपैठी अब बांग्लादेश वापस जाने का रास्ता ढूंढेंगे। जो नेता मुस्लिम वोट को अपना फिक्स डिपॉजिट समझते थे, आज के नतीजों ने उन नेताओं का मुस्लिम वोट वाला फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ दिया। आज तुष्टीकरण करने वाले, सिंडिकेट चलाने वाले, गुंडों को छूट देने वाले नेताओं को यह भी समझ में आ गया कि गुंडों के दम पर चुनाव में सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन ही होता है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक नई बीजेपी दी है। 5 साल तक बीजेपी लड़ती रही, कोरबो, लोड़बो, जीतबो के मंत्र पर चलती रही। 21 के चुनाव के बाद से लेकर अब तक टीएमसी समर्थित गुंडों ने बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का कत्ल किया। इन 5 सालों तक बंगाल लगातार खून से लाल होता रहा, मगर आज वही बंगाल भगवा और गुलाल हो चुका है। बंगाल की इस लड़ाई को बीजेपी ने अपने खून से सींचा है। आज का रिजल्ट उसी का नतीजा है। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है।
विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। यह पहला ऐसा चुनाव था जिसमें ममता बनर्जी बगैर किसी नैरेटिव के लड़ी। वो और उनकी पार्टी के नेता सिर्फ मोदी पर ही अटैक करते रहे, जबकि दूसरी तरफ मोदी ने नैरेटिव सेट किया। महिला सुरक्षा से लेकर महिला आरक्षण तक, घुसपैठियों वाले खतरे से लेकर हिंदुओं को एकजुट करने तक, टीएमसी के सिंडिकेट राज से लेकर टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी तक, बीजेपी ने हर मुद्दे को जमीन पर उतारा और इसका सीधा इंपैक्ट वोटर्स के दिल और दिमाग पर पड़ा। फिर क्या हुआ, ये दो नक्शों की मदद से समझिए। बाईं तरफ वाला पहला नक्शा 2021 विधानसभा चुनाव का है। तब साउथ बंगाल से लेकर नॉर्थ बंगाल और राढ़ रीजन तक सब कुछ हरा हरा था। मगर समय का फेर देखिए, 5 साल पहले बंगाल का जो नक्शा हरा हरा दिख रहा था, आज वही नक्शा पूरी तरह भगवामय हो चुका है। मोदी से आमने सामने की टक्कर में ममता हारी तो ऐसी हारी कि हर जगह हारती ही चली गई। दीदी का जिन इलाकों पर एक छत्र राज हुआ करता था, मोदी ने उसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया। और यही पैटर्न ग्रेटर कोलकाता की 35 और साउथ बंगाल की 163 सीटों पर भी दिखा। ग्रेटर कोलकाता में बीजेपी ने 20 सीटें निकाल ली, टीएमसी 14 पर अटक गई, 1 सीट ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट को मिला। साउथ बंगाल में भी बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें बटोर ली। और इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि हिंदुओं ने अब की बार दिल खोलकर वोटिंग की। हिंदुत्व की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी बंगाल में आकर के हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाती थी। यह पहला स्टेट है जहां मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, सेन, गुप्ता, घोष सब के सब टीएमसी को वोट देते थे, लेफ्ट को चूज करते थे। लेकिन इस बार माहौल बदल गया। बंगाल के हिंदुओं ने सिर्फ मोदी पर ट्रस्ट किया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। बाबरी का भूत भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। बीजेपी ने बेलडांगा सीट भी निकाल ली। 3 तलाक से लेकर बाबरी तक सब इसी के आसपास हुआ। बंगाल के हिंदुओं ने अब की बार क्लैरिटी दे दी है कि अब हिंदू हिंदू ही रहेगा, चाहे वो बंगाली हिंदू हो, बिहारी हिंदू हो, यूपी का हिंदू हो, असम का हिंदू हो या महाराष्ट्र का हिंदू हो। हिंदू अब जात पात में नहीं बटेगा, मोदी विरोधियों के जाल में नहीं फंसेगा, हिंदू होकर ही वोट करेगा। और बंगाल के इस नतीजे का असर अब दूर दूर तक होगा। रही बात तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों की, तो बंगाल ने उन्हें भी सबक दे दिया है, क्योंकि इस बार बंगाल का मुसलमान वोटर 5 टुकड़ों में बंट गया। टीएमसी, आईएसएफ, लेफ्ट, कांग्रेस, हुमायूं कबीर सबने अपने अपने हिस्से का मुस्लिम वोट बटोरा। लेकिन नुकसान दीदी का कर दिया, क्योंकि जिन सीटों पर मुस्लिम वोट करीब 50% है, उनमें से 9 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही थी, लेकिन उन्हीं में से 5 सीटों पर कांग्रेस और दूसरे दलों ने बढ़त बनाई हुई थी। आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद
जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। और उसका सीधा फायदा मोदी को हो गया। हिंदू वोट का ऐसा जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ कि वह मोदी के लिए सीटों में तब्दील हो गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि बंगाल में उन्हीं ममता का, तमिलनाडु में उन्हीं स्टालिन का नुकसान हुआ, जिन्होंने 2024 में मोदी को 240 पर रोका था। मगर अब ममता और स्टालिन दोनों खुद ही चले गए। इसका मतलब यह है कि 2026 में ही मोदी की 2029 वाली राह भी आसान हो गई है। मोदी को टक्कर देने वाला फिलहाल हिंदुस्तान की राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं।